अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का पाकिस्तान टुडे में आपका होस्ट राना जहां ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का जो मौजू है वो है PIA और हुब्बुल वतनी। जैसा कि आपको मालूम है कि जब PIA का एक्सीडेंट हुआ पिछले दिनों में, तो उसके बाद पाकिस्तानियों की राय जानने के लिए, ख़ास तौर पर हमारे जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनकी राय जानने के लिए मैंने एक राय शुमारी करवाई, एक पोल करवाया, जिसमें मैंने राय ली समुंदर पार पाकिस्तानियों की कि अगर उनको सफ़र करने का मौका मिले तो वो कौन सी एयरलाइन को प्रेफर करेंगे। क्या वो PIA को प्रेफर करेंगे या वो किसी दूसरी एयरलाइन को प्रेफर करेंगे। तो नाजरीन, तवक्को के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स देखने में आया और बहुत सारे लोगों ने उस पोल के जवाब में जो है वो PIA को मुंतखब किया। जी नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो बाइकॉट PA के नाम से एक कैंपेन शुरू की गई थी, वो एक सोचे समझे मंसूबे की एक कड़ी थी। उसका मकसद हरगिज़ PIA का बाइकआउट करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि ये देखा जाए कि इस एक्सीडेंट के बाद और जो चीज़ें हम उस कैंपेन में रोशनास करवा रहे हैं, उसके बाद भी अवाम का PIA के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। जी नाज़रीन, इस कैंपेन में जो चीज़ें देखने में आईं वो मैं चीदा-चीदा उनके पॉइंट्स आपके सामने रखता जाऊँगा आज के प्रोग्राम में। तो जो पहली चीज़ तो वो देखने में आई कि एज़ यूजुअल जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये हमेशा होता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यानी अगर हमारा काम चल रहा है तो हमें दूसरे की तकलीफ़ की बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, और वो तकलीफ़ हम उस वक़्त तक महसूस नहीं करते जब तक वो तकलीफ़ हम खुद को ना हो जाए या हमारे घर में ना आ जाए। तो इस सिलसिले में भी यही हुआ। इस पोल के रिज़ल्ट में कुछ लोगों ने मुखालफत की, और वो लोग वही थे जिनको ज़ाती तौर पर PIA से शिकायत थी, कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना फ़ैसला दिया। नाज़रीन, जब मैंने ये पोल शुरू किया तो और बाइकॉट PIA ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है, ज़ाहिर है। तो इस कैंपेन के नतीजे में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बेवकूफ़, स्टूपिड और पता नहीं क्या-क्या कह डाला, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मुझे निकाल दिया गया, और गद्दार का टाइटल नहीं दे पाए। एक तो कैंपेन के शुरू में ही मैंने लिख दिया था कि गद्दार का टाइटल देने से पहले आप ये बातें पढ़ लें। दूसरा, ज़्यादातर लोग जो इस कैंपेन में इन्वॉल्व थे वो मेरे जानने वाले थे, अजीज़ो कारब थे, दोस्त थे, और वो मुझे ज़ाती तौर पर जानते थे। लिहाजा शायद वो ये समझ रहे होंगे कि ये अहमक तो हो सकता है, बेवकूफ़, जज़्बाती तो हो सकता है, लेकिन शायद गद्दार नहीं हो सकता। खैर, ये कैंपेन गुज़र गई। इस कैंपेन के नतीजे में मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत सारे मुशाहिदात मैंने किए इस कैंपेन में, और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपके सामने मुशाहिदात रखे जाएँ। नाज़रीन, इस कैंपेन का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, या ये जो कैंपेन में जो एक दावा किया गया है, उसके जवाब में जो उसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, वो क्या हुब्बुल वतनी की ऐनक लगाकर ही इसको देखेंगे, या कि वो अमूमियत से हटकर वो जो आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, जाके इसका कोई हल पेश कर सकेंगे। हालाँकि जब ये कैंपेन चलाई गई तो इसमें हर रिस्पॉन्ड करने वाले को मेरा एक ही जवाब होता था कि अगर आप खुद चाहें तो आप खुद आजमा सकते हैं। लेकिन वही बात हुई कि मेजॉरिटी लोगों ने इसको अमूमियत से हटकर नहीं सोचा, और तमाम लोगों ने इसको हुब्बुल वतनी की ऐनक से देखा, और हर किसी ने बुरा भला ही कहा। किसी ने भी इस बात के अंदर जाने की, घुसने की कोशिश नहीं की कि ये किस वजह से हो रहा है। सीधा-सीधा लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, उन प्रॉब्लम का हल होना चाहिए। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप इसका बॉयकॉट शुरू कर दें। तो मैं जब उनसे कहता कि इसका हल तो बहुत सारे साल गुज़र गए, अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, तो कोई ना कोई बड़ा
कदम उठाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से ये मसला जो हायर अथॉरिटीज़ हैं या हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी नज़र में आए और वो इसको हाई प्रायोरिटी देकर हल कर सकें। क्योंकि नाज़रीन, बहुत सारे सालों से हम ये सुनते आए हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, तो मीडिया पर आकर बहुत बड़े-बड़े बयानात दे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जो उन बयानात को पकड़ने वाला, उन पर अमल करने वाला यहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। नाज़रीन, इस बात की मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई कि लोगों ने इस टॉपिक को या इस बहुत बड़े इशू को अमूमियत से हटकर नहीं सोचा। उसकी वजह शायद ये है कि जब मैं पाकिस्तान का हाल देखता हूँ और जब मैं अपने वज़ीर आज़म का बयान सुनता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनको जो नशोनुमा सही नहीं हो सकी, उनको खुराक सही नहीं मिल सकी मिलावट की वजह से। इस वजह से उनके जो दिमागों की जो नशोनुमा है, वो उस तरह नहीं हो सकी कि जिस तरह होनी चाहिए थी, और उनके दिमाग जो हैं वो छोटे रह गए और कमज़ोर रह गए, और वो एक जो यानी एक जो सेहतमंद तंदुरुस्त दिमाग जिस तरह सोच सकता है, वो शायद उस तरह नहीं सोच सकते। एक और बात मैं समझने से कासिर था कि जब अगर फ़र्ज़ करें हम न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद या लंदन से इस्लामाबाद या किसी भी मुल्क से पाकिस्तान जाते हैं, और दूसरी एयरलाइन में जितना किराया होता है पीआईए का, उससे किराया थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि पीआईए डायरेक्ट पाकिस्तान जाती है, तो इसका किराया ज़्यादा होता है। तो हम ज़्यादा पैसे जब देते हैं, या फ़र्ज़ करें बराबर भी किराया हो, तो अगर हम किराया पूरा देते हैं, तो हमें वो सहूलियात जो मिलनी चाहिए, जो दूसरी एयरलाइन में सहूलियात हैं, वो सहूलियात हमें क्यों नहीं मिलती? ये बात समझने से जो है वो मेरा ज़हन कासिर था। चलें, सहूलतों को भी छोड़ें, जो हवाई सफ़र की सबसे जो मशहूर या मकबूल बात होती है, वो होती है जो एयर होस्टेस है या जो फ़ज़ाई अमला है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, कि वो मुस्कुराती हैं और आपको जो भी आप चीज़ माँगें जहाज़ के ऊपर, वो आपको बड़ा हँस के मुस्कुरा के और आपको प्रोवाइड करती हैं। नाज़रीन, आप अरब की कोई एयरलाइन हो, उसमें एमिरेट्स है, गल्फ़ है, उसमें इतिहाद है, कोई आप एयरलाइन देख लें, कतर एयरलाइन है, उसमें आप देखें कि आपको जो एयर होस्टेस होंगी या जो उनका फ़ज़ाई अमला होगा, वो इस तरह बड़े मुस्कुरा के, बड़े तमीज़ से, रिस्पेक्ट दे के आपको ट्रीट कर रहा होगा, आपको गाइड कर रहा होगा, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा। हालाँकि अरबों का तमीज़ देने से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग सऊदीया में रहते हैं या रहकर आए हैं, वो आपको बताएँगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हमारे लोग हैं, हालाँकि मुसलमान हैं, हमारे साथ वहाँ पे किस तरह का सलूक करते हैं। और रिस्पेक्ट जो का एक जो वर्ड है, इससे इनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी एयरलाइन में सफ़र करें, तो आपको ये बात कहीं भी देखने में नहीं मिलेगी। यही एक बहुत बड़ी बात है कि जो अगर आप इसका मुवाज़ना करें पीआईए से, तो पीआईए में इस तरह की कोई बात आपको दूर-दूर तक देखने में नहीं मिलेगी। यहाँ तो पीआईए हर वक़्त ख़बरों का हिस्सा होता है। कभी हमारा पायलट पकड़ा जाता है ज़्यादा सिगरेट लाने की वजह से, कभी हमारा पायलट ड्रंक होता है, कभी उसके पास शराब बरामद होती है, कभी उसके पास ड्रग्स होती हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ लंदन एयरपोर्ट पे होती हैं, और आए दिन खबरें लगती रहती हैं। नाज़रीन, जब मैं हमारे पीआईए के जहाज़ों के क्रैश देखता हूँ, तो मुझे एक हिंदुस्तानी फ़िल्म का वो मंज़र याद आ जाता है कि जिसमें एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने अपने किसी जानने वाले को छोटे से अपने कट के लिए कमीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उनका, और वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो बन के आई, वो इस काबिल नहीं थी कि वो बुलेट को रोक सकें, यानी उसका जो मेन काम था वही वो करने से कासिर थी। लेकिन ज़ाहिर है गोलियां कितनी मर्तबा चलती हैं, और शाजो नाज़र ही कभी कोई गोली चलती है, तो अगर कोई गोली चल भी जाए और कोई नौजवान बेचारा शहीद हो भी जाए, मर भी जाए, तो उसकी क्या मजाल है, किसी पुलिस वाले की क्या मजाल है कि वो एक मिनिस्टर के सामने खड़ा हो सके। बिल्कुल यही हाल नाज़रीन मुझे पीआईए का नज़र आता है। काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, ख़बरों में हम सुनते हैं कि जी पीआईए का नया चेयरमैन लगा दिया है, नया हेड लगा दिया है। अब पीआईए जो है वो बिल्कुल तरक्की की मनाज़िल तय करना शुरू कर देगी। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि
वो जो आपने चेयरमैन लगाया था वो जहाज़ समेत गायब हो चुका है। कभी पता चलता है कि वो जो हेड लगाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ही नाअहल करार दे चुकी है। तो इस तरह कोई ना कोई ख़बरों की ज़द में पीआईए और इसके जो सरबराह हैं इदारे के वो आते रहते हैं। खैर सोशल मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग से हटकर जब भी हमने पीआईए को अपने तौर पर आज़माने का देखा, आज़माने का सोचा, तो आप यकीन जानिए पीआईए के जितने दावे, जितनी प्रेस ब्रीफिंग, जितनी सोशल मीडिया पे ये पैसा लगा रहे हैं ये मशहूर करने के लिए कि पीआईए अब जो है वो ट्रैक पर वापस आ रही है, वो सारे के सारे दावे नाज़रीन झूठे निकले। इसका सबसे बड़ा सबूत नाज़रीन हालिया एक्सीडेंट है, जिसके बाद फ़ौरन मीडिया पर आकर पीआईए के जो सरबराह थे, उन्होंने, जो मिनिस्टर थे हवाबाजी, उन्होंने सब ने आके बहुत बड़े बड़े बयान दिए, प्रेस ब्रीफिंग्स की। लेकिन उसके बाद हमने देखा हमेशा की तरह वही जो प्रेस ब्रीफिंग थी, जो बयान थे, उनको पकड़ने वाला, उन पर अमल करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं था। लेकिन नाज़रीन इस मरतबा भी माजी की तरह ही इन बहुत बड़े बड़े दावों का जो असर है वो आम आवाम तक नहीं पहुंच सका। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने ये है, इस त्यारा हादसे में जाँ बहक होने वालों के जो वर्षा थे, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाकर सोशल मीडिया पर आने पर मजबूर हो गए। उन्हें वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मदद की अपील करनी पड़ी। उन्हें ये कहना पड़ा कि पीआईए में मैनेजमेंट का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि ये किसका काम है। उनका ये कहना था कि हमारी दौड़ें लगवा रहे हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट में भेज रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में भेज रहा है, कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। तो कहाँ गए वो दावे और कहाँ गए वो बड़े बड़े बुलंदबाज़ प्रेस ब्रीफिंग जिसमें कहा जा रहा था कि हम हर किसी को इंसाफ देंगे। नाज़रीन एक और बात जो देखने में आई वो ये कि पिछली मर्तबा की तरह ही इस हादसे के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से क्या किया जाता है कि जो इस हादसे में जो फौत हुए होते हैं, जाँ बहक हुए होते हैं, उन्हें फ़ौरन शहीद का दर्जा दे दिया जाता है, ताकि जो वर्षा हैं वो इनकी पीआईए के स्टाफ की नाअहली को भूलकर तमाम तर तवज्जो इसी तरफ लगा ले कि इसमें फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दें कि जी हमारे जो वर्षा थे वो शहीद हो गए हैं और उनका दुनिया और आखिरत में एक बड़ा मकाम बन गया है। तो वो ज़ाहिर है जिसको इतना बड़ा आप मकाम देंगे वो उसको इस वजह को भूल ही जाएगा, वो आपके पीछे कभी नहीं पड़ेगा, कभी इंसाफ नहीं मांगेगा, कभी इंक्वायरियाँ नहीं चाहेगा कि आखिर ये तो चेक करें कि एक्सीडेंट हुआ क्यों था। नाजरीन पीआईए में किस तर्ज की बदनज़मी है, इसको जांचने के लिए मैं अपनी अगली वीडियो में एक केस स्टडी पेश करूंगा, एक केस पेश करूंगा जिसमें एक एक फैमिली जो बरतानिया से पाकिस्तान जा रही थी, उनका सफ़र की रुदात पेश करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह ट्रीट किया गया। और वो जब आप पूरी एक केस स्टडी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप ठीक तरीके से जान सकेंगे कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि पीआईए को अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। अगर ये आप संभाल नहीं सकते तो इसको बेशक प्राइवेटाइज कर दें या इसको बंद करके किसी नए नाम से कोई नई एयरलाइन शुरू कर दें, क्योंकि इस एयरलाइन में इस वक्त आपका जो मुलाजम है वो सरकारी मुलाजमिन की तरह अपना काम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। नाजरीन अब वापस आते हैं पीआईए की तरफ। एक और बात जो देखने में आई वो ये कि हमारी कौम, हमारी अवाम पीआईए से एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि वो एक स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो मेयार एक इंटरनेशनल एयरलाइन का होना चाहिए, वो पीआईए से एक्सपेक्ट ही नहीं करती। और मुवाजना ये किया जाता है कि क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लिहाजा हमारी जो पीआईए का जो एयरलाइन का मेयार होगा वो भी उसी से मुताबिकत पे होगा, वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं हो सकता। नाजरीन मैं इस बात पर सर पकड़ कर बैठ गया कि जो कौम नाअहली और आपका हक छीने जाने पर यूं मुतमईन होकर बैठी है तो उस कौम का क्या बनेगा, उनकी हालत कैसे ठीक होगी। बकौल शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो नाज़रीन जैसा कि आपको हमेशा मालूम है कि मैं
हक की बात करता हूँ, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाने की बात करता हूँ, मैं शऊर की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो यूथ है, हमारी जो नई जनरेशन है, उसमें एटलीस्ट ये चिप फिट हो जाए कि वो अपने हक के लिए खड़े हों, अपना हक कभी मत छोड़ें। नाज़रीन, मैं खुद इन्हिसारी की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ, हमारे इदारे तमाम अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ, हमें किसी की ज़रूरत ना हो, हम खुद इन्हिसार हो जाएँ। और इसका सबसे पहला कदम है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, अपने हक पे डट जाना, अपना हक कभी मत छोड़ें और आखिरी सांस तक अपने हक के लिए लड़ते रहें। नाज़रीन, याद रखें, जिस दिन एक इंसान अपने हक के लिए खड़ा हो गया, उसको देखा देखी दूसरा, तीसरा, इसी तरह जो है ये एक उमंग बढ़ती जाएगी, ये एक कैंपेन बढ़ती जाएगी। अगर आप अपनी गली से, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, छोटी से छोटी चीज़ से शुरू करें, आप एक सिस्टम बना लें, आप अपने आप को इस लेवल पे ले आएँ कि आपकी जो उम्मत है, उसका जो मेयार है, आप उसकी तरफ जाना शुरू कर दें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक अकेला दो 11 होते हैं, तो एक तो चले मैं अपने आप को कंसीडर कर लेता हूँ, तो दूसरा कौन देगा मेरा साथ कि हम दो मिलकर 11 बन जाएं और अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें, अपने हकूक़ के लिए खड़े हों और अपना हक किसी को मत छोड़ें। तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपने जो राय है उससे आगाह कीजिएगा, और अगला प्रोग्राम आप किस इशू पर देखना चाहते हैं, अपना आपका कोई फीडबैक है इसके मतलब ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों को, शऊर के लिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट राना जहांज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।